कि भी पॉट्स में अपना जो उगाएंगे ना उसको have a competition after that whenever 2.5-3 महीने में when the vegetables come up. सही बात है इंदु जी, मगर छवि, हरप्रीत और जो बाकी हैं वो सब डिस्क्वालीफाइड है, वो पहले से नहीं एंटर कर सकते। नहीं है इसमें। ठीक है ना, उस बेसिस पे पहले एक लिस्ट बना के, दिस इज अ गुड आइडिया। मंजू आज ये अनाउंस कर देगा, इंदु जी अनाउंस कर देना आज। पूरे ग्रुप को नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते, मेरे को कर सकते हो, और को कर सकते हैं। ये हमारे देखो, हमको कौन सी स्टैचू दिखा रहे हैं, ये नहीं समझ आई, पहचान में आई भाई। वंदना जी। हाँ जी। ये कहाँ का दर्शन करा रहे हैं? I'm trying to put the laptop on also so that I can see whether that is working. हाँ, फेसबुक का देखिए। Yeah, चलिए, now that it's 3 o'clock, we'll start today's session. Yeah. Shall we unmute ourselves? That would be very nice. That would be very nice. Just hold on, I'll mute everyone. Yeah. And वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप कहीं Good afternoon. Welcome everybody to our today's session. पैंडेमिक के इतने महीनों में ये तो सबको समझ आई गई कि सब्जियां घर में उगा लेनी चाहिए, और सब्जियों के लिए ज़रूरी नहीं कि हमको ग्राउंड चाहिए, कंटेनर्स में भी थोड़ा बहुत अपने गुजारे लायक हम अपनी सब्जियां उगा ही सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रिक्वेस्टेड आवर मेंबर इंदु बंसल जी, जिन्होंने एक्चुअली काफ़ी योगदान दिया है नोएडा में वेस्ट घरों से बाहर रोकने के लिए रोकना। वो बायो एंजाइम इन्होंने हमको सिखाया, हमारे साथ औरों को भी सिखाया, जिसके करके आई थिंक एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द मेंबर्स आर मेकिंग देयर ओन एंजाइम्स एट होम और composting, as a result of which the household wastes are not really being sent out. And आज इन्हीं को पकड़ा हमने ताकि नेचुरल वे और केमिकल फ्री वे से वो हमें वेजिटेबल्स उगाना सिखाएंगी। इन्होंने खुद अपने टेरेस पे उगाना शुरू किया था, बट इंटरेस्ट इनका इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे इन्होंने कोर्स भी किया ऑन ग्रोइंग वेजिटेबल्स विद जीरो बेनिफिट कॉस्ट एंड इन नेचुरल वे। तो आज इन्हीं के एक्सपीरियंस से हम लोग अपने आप को एनरिच करने की कोशिश करेंगे। माथुर साहब नमस्ते। दूसरा ये भी आज के कोर्स के बाद मिसेस ग्रोवर ने बहुत बढ़िया सजेशन दिया है, एक कंपटीशन अनाउंस होगा, 1 या 2 सब्जियां जो अच्छे से उग सकती हैं इंदु जी, उसकी कंपटीशन कर लेंगे कि भाई नेचुरल वे से जिसने उगाया, और सब लोग अपने जूम पे ही पिक्चर या ग्रुप में पिक्चर्स डाल के करेंगे, तो हम इंदु जी असेस करेंगी कि हाँ भाई कौन विनर है। विनर एक्चुअली सब होंगे जो एफर्ट करेगा, बट किसने अच्छी उगाई थोड़ी अगले से ज्यादा, वो इंदु जी फिर डिसाइड करेंगी। चलिए, ओवर टू इंदु जी विद दिस सेशन। एंड वंस अगेन फॉर द मेंबर्स, may I repeat, this is the first time we are trying to go live on Facebook group, इसलिए so that we can use this information and share this information with members, people who are not members of our group. This is this first time effort and we will see how it goes. Over to Indu ji now. Thank you दीपा। अब फ्लोरिकल्चर में सब इतने सीजन गार्डनर हैं, मेरे को कुछ बोलने में बहुत सोचना पड़ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मेरे को गार्डनिंग का बचपन से शौक था, लेकिन अभी कुछ 7-8 साल पहले मैंने एक वर्कशॉप की, एक कोर्स किया जिसमें जीरो बजट फार्मिंग सिखाई गई, केमिकल फ्री। तो जब वो किया उसके बाद जैसे एक न्यू होराइजन था, सब कुछ बहुत बढ़िया था और बहुत क्यूरियोसिटी थी कि क्या कर सकते हैं। करते करते हमने बहुत कुछ सीखा। आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोग के साथ, जो कि मैंने इन 6-7 सालों में नेचुरली ग्रो कैसे करना है विदाउट पेस्टिसाइड, जो मैंने सीखा वो मैं आपको थोड़ा उसके साथ आपको बताती हूँ। कोई भी चीज़ ग्रो करने के लिए हमें 4-5 चीज़ चाहिए, सबको पता है। हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए, बीज चाहिए। सबका अपना अपना रोल है। जैसे बीज तो चाहिए ही हमें, मिट्टी चाहिए, मिट्टी बहुत अच्छी चाहिए। जो हम नेचुरली ग्रीन पौधे उगाते हैं, एवरग्रीन पौधे उगाते हैं, उनसे ज़्यादा हमें फीड उसमें ज़्यादा देनी पड़ती है जिसमें हम सब्जी उगाना चाहते हैं।
तो इसमें हम जनरली 1/3 का रेशियो रखते हैं। 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट कोकोपीट और 1 पार्ट कोई भी कंपोस्ट। अगर होम कंपोस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप बाजार से कोई भी अच्छी सड़ी हुई खाद ले सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर ले सकते हैं, केचुए की खाद ले सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। मेन पॉइंट यही है कि वो अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए खाद आपकी। और उसमें थोड़ी आप नीम खल मिला लीजिए, थोड़ी उसमें ऐश मिला लीजिए, तो आपकी पोटैश वगैरह की भी जो रिक्वायरमेंट होती है पौधों को, वो भी कंप्लीट हो जाती है ये। और जब भी आप अपना तैयार करें गमले की मिट्टी, आज हम बेसिकली कंटेनर गार्डनिंग की बात करते हैं, तो एक कंटेन्ड एनवायरनमेंट में आपको सब कुछ देना है, उसको मिट्टी को पूरी नरिशमेंट देनी है, आपको सब कुछ उसी एक जो एक आपका फिक्स वो है कंटेन्ड एनवायरनमेंट है, उसी में आपको सब कुछ प्रोवाइड करना है। तो मिट्टी बहुत अच्छी चाहिए। जब आप गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो बीज लगाने के 15-20 दिन पहले या सीडलिंग लगाने के 15-20 दिन पहले आप मिट्टी को अच्छे से तैयार कर दीजिए सोलराइज करके, और उसमें सब कुछ मिलाकर गमला अच्छे से ठीकरी नीचे 1 इंच जैसे हम बताते हैं, सबको आप लोगों को पता है, 1 इंच नीचे ठीकरी भर के फिर आप उसमें पत्ती वत्ते डाल के तैयार मिट्टी का मिक्सचर आप उसमें डालकर छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप उसमें लगाने की शुरू करिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरत होती है कंटेनर गार्डनिंग के लिए, वो है धूप। आपको कोई भी फल या सब्जी की उगाने के लिए अगर आप गमले में उगा रहे हैं तो कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट धूप, आपको अच्छी धूप चाहिए, ये बहुत रिक्वायर्ड है। और उसके बाद आपकी स्पेस, आपको स्पेस कैसी है आपके पास, आप उसके हिसाब से करेंगे। धूप आपके पौधों के लिए बहुत जरूरी है, फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए या वेजिटेबल्स के लिए। पर अगर आपके पास बैल्कनी ही है सिर्फ और उसमें धूप नहीं आती है, तो ऐसा भी नहीं कि आप वेजिटेबल्स नहीं उगा सकते। ठीक है, आप बहुत कुछ नहीं उगा सकते, लेकिन साथ ही आप बहुत कुछ उगा भी सकते हैं। जैसे सब लीफी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, बहुत सारे हर्ब्स उगा सकते हैं, यार होल लॉट ऑफ थिंग्स हम उस पर बात करेंगे कि हम क्या क्या उगा सकते हैं अगर आपके पास धूप नहीं है। फिर भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास धूप नहीं है तो हम कैसे उगाएं, या हमारे पास तो बहुत जगह नहीं है तो हम कैसे उगाएं। अगर आपकी इच्छा है उगाने की तो आप उगा सकते हैं। आप अब लॉकडाउन पीरियड में हमने सबने देख लिया कि और कुछ चाहिए न चाहिए, हमें अपनी अच्छी इम्यूनिटी के लिए खुद का उगाया हुआ अगर मिल जाता है खाना तो वो सबसे बेहतर है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। सब लोग को यही लग रहा था कि भाई मार्केट नहीं जा पा रहे, सब्जी नहीं ला पा रहे, पर हमारे घरों में, जिनके घरों में सब्जी थी, हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ न कुछ निकल रहा था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सब अपने अपने घरों में कुछ न कुछ जरूर उगाएं। आपके पास जितनी जगह है उसमें हम लोग कुछ न कुछ एवरग्रीन रखते हैं या फ्लावर के प्लांट्स रखते हैं। कोई प्लांट्स तो सभी घरों में होते ही होते हैं। जो इस ग्रुप का मेंबर है उसके घर में कोई प्लांट्स नहीं हो तो इम्पॉसिबल है। तो सबके घरों में पौधे तो हैं, चाहे वो एवरग्रीन है या फ्लावर ट्रीज है। तो साथ में अगर हम कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट भी लगा लें तो दे विल एड अप इन आवर दिस थिंग, हमारी एक अच्छी शोभा तो बढ़ती है। एक सेशन में हरप्रीत ने बहुत अच्छे से दिखाया था कि हम वेजिटेबल प्लांट्स को भी कैसे डेकोरेटिव में वे में रख सकते हैं। कैलवेल के पौधे दिखाए थे, आई कुड स्टिल रिमेम्बर दैट। तो वो आप उनको बहुत अच्छी तरह से, सब्जियों के पौधों को भी प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर चौथी चीज जो बहुत जरूरी है वो है बीज, और पांचवी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो पेशेंस। आप जो सब्जियां उगा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत पेशेंट होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आज मैंने ज्यादा खाद दे दिया, ज्यादा पानी दे दिया, मैंने बहुत धूप में रख दिया तो मेरी दो महीने में सब्जी उगने वाली है वो 1 महीने में उग जाएगी। वो अपने समय लेकर ही उगेगी। आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा आपको कि वो अपना पूरा ड्यू टाइम में आपको क्रॉप दे। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि हम हरदम सक्सेसफुल हो। आज हमें इतने साल हो गए उगाते हुए, पर फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, बट देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट टाइम। तो अगर कुछ आपका ठीक नहीं उग रहा तो प्लीज आप डिसहार्टन मत हो, आप दोबारा ट्राई करें। हो सकता है आज हमसे कुछ गलती हो गई, कहीं हमने कुछ मूव अप कर दिया, पर नेक्स्ट टाइम हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उससे बेटर कर सकते हैं जो अगर इस बार हमने कुछ नहीं अच्छे से उगा पाए तो बीज पे हम आते हैं। अगर बीज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो होते हैं हमारे हेयरलूम सीड्स, जिसे हम देसी बीज भी बोलते हैं। उसके बाद हाइब्रिड सीड्स जो हम सब जानते हैं, मार्केट से जो पैकेट हम लेके आते हैं वो 99% हाइब्रिड सीड्स ही होते हैं। और तीसरा होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जिसको हम जीएम सीड्स बोलते हैं। हेयरलूम सीड्स तो हमारे अपने देसी सीड है जो हम अपनी क्रॉप से बचा कर रखते हैं, उसको हम
साल दर साल एवरी ईयर हम उसको रीग्रो कर सकते हैं। और हाइब्रिड सीड है जो हम बाजार से लाते हैं, उस पर लिखा होता है बहुत क्लियर, पॉइजन इज ट्रीटेड, उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, डोंट कंज्यूम, इट्स रिटन वेरी इन बोल्ड लेटर्स ऑन ऑल द पैकेट्स। अगर आप धनिया का बीज भी बाजार से लेके आ रहे हैं तो उस पे भी लिखा होता है डोंट कंज्यूम इट, क्योंकि उसमें पॉइजन ट्रीट किया हुआ है। वो हम मैं पर्सनली, अगर हम नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, केमिकल फ्री ग्रो कर रहे हैं, तो हमें हाइब्रिड सीड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जीएम का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें किसी भी दो चीजों के जीन्स मिलाकर उसको तैयार की गई है। जैसे आजकल बैंगन बहुत है, बीटी बैंगन, कपास, सोया, ये सब बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के साथ मार्केट में आ गए हैं। तो हम आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे देसी बीज की, क्योंकि देसी बीज आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, टेस्टी ज्यादा हैं, हेल्दी हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और लोकल हमारे अपने बीज हैं, इसलिए उनमें कम पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। जबकि जो हाइब्रिड सीड्स है वो केमिकली ट्रीटेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो शुरू में ही वो कहीं ना कहीं वीक हो गए हैं केमिकल के यूज से या पॉइजन के यूज से। और उनको अगर हम अपने नॉर्मली जो हम पेस्टिसाइड अपने घरों में बनाते हैं, केमिकल फ्री पेस्टिसाइड से अगर हम उनको ट्रीट करना चाहें, अगर उसमें कीड़े लग जाते हैं, उनमें कीड़े भी जल्दी लगते हैं, और उनको जब हम ट्रीट करना चाहते हैं अपने नॉर्मल पेस्टिसाइड जो हमने बनाए हैं केमिकल फ्री पेस्टिसाइड से, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमें हाइब्रिड सीड फूलों तक अच्छा है, क्योंकि हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, वो एकदम आपके यूनिफॉर्म में जैसे दिखेंगे सब चीज। जबकि अगर हम बीज की बात करें, देसी बीज की और देसी सब्जियों की, आपने अगर देसी बीज से टमाटर उगाया है तो वो सब अलग अलग साइज के होंगे, जबकि अगर आपने हाइब्रिड उगाया है तो बिल्कुल एक से एक साइज के होंगे। तो हमें खाली उनकी सुंदरता नहीं देखनी है, हम उनका गुणवत्ता, उनकी पौष्टिकता, वो सभी देखनी है कि वो हमारे लिए कितने न्यूट्रिशियस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सब लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी देसी बीज से। इसमें कोई डाउट नहीं है कि देसी बीज का कोई भी मुकाबला कोई दूसरा बीज नहीं कर सकता। तो जब भी आप कुछ ग्रो करें तो यू शुड बी वेरी श्योर कि आप एक सही सोर्स से, एक वेरी मतलब विश्वसनीय जिसको बोलते हैं, एक रिलायबल सोर्स से आप उसको खरीदें। आपके पास अपने बीज है तब तो वो बेस्ट है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपको 100% श्योरिटी है कि आपने कौन सा बीज डाला है, उसकी कैसी यील्ड हुई थी, उसने कौन सी टाइम आपको फ्रूटिंग दी थी, वो सब आप 100% श्योर है। क्योंकि कई सब्जियों के बीज 3 कैटेगरी के होते हैं। जैसे हम गोभी लेने जाएं तो एक अर्ली गोभी होती है, एक नॉर्मल सीजन गोभी होती है, और एक लेट गोभी होती है। लेकिन पैकेट पे कहीं भी ये नहीं लिखा होता। आज किसानों से बात करो या माली लोग से बात करो तो वो अपनी लैंग्वेज में अगेती गोभी और पछेती गोभी बोलते हैं। अगेती मीन जो पहले हो रही है सीजन से, हम उसको पहले तैयार करते हैं, और पछेती मतलब क्रॉप की अंत होने के बाद तक वो चलती है। अगर आपके पास अपना बीज है तभी आप उसको श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये बीज हमें इस टाइम मिला था, इसका फल हमें इस टाइम मिला था, तो ये इस टाइम सो करने से सही टाइम रहेगा। जैसे आज के टाइम में घिया के साथ एक आम प्रॉब्लम है हर किसी की कि घिया में फल तो बन रहा है पर उसमें वो टिक नहीं पा रहा। वो जैसे बेबी कंसीव तो कर रहा है पर वो प्री मैच्योर है, और वो उसका मतलब वो मिसकैरेज जैसे हो जाता है, वैसे वो भी फल बन के और वो झड़ जाता है, थोड़े दिन में येलो होगा, ब्राउन होगा और फिर गिर जाएगा। रीजन वही है कि हमने उसको सही टाइम पे नहीं लगाया। और सही टाइम पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमें खुद नहीं पता उसका सही समय क्या है। पैकेट में कहीं मेंशन नहीं है कि कौन से मंथ में डालना है, उसको क्या टेम्परेचर पे शो करना है, तो हमें ये सब नहीं पता होता। इसलिए देसी बीज लेना बहुत जरूरी है, जो कि सही समय के हिसाब से आपको पता हो कि कौन सा आपको लेना है। अब हम इसलिए हम हाइब्रिड नहीं लगाएंगे सब्जियों के लिए, और जेनेटिकली मॉडिफाइड के तो हम बिल्कुल अगेंस्ट है, वो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्पेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस तो आपके घर में जो भी है आप वर्टिकल उगाएं, बॉटल्स में उगाएं। आप पेप्सी के बॉटल टेढ़ी काट कर उसमें उगा लीजिए, आप सीधी करके, मैंने उसमें सब कुछ उगाया हुआ है। मूली तक 2 लीटर की पेप्सी के बॉटल में उगी हुई है। भिंडी का पौधा भी उग जाता है, ठीक है, उसमें उतनी क्रॉप नहीं आती, उतना हार्वेस्ट नहीं कर सकते आप, यील्ड कम होती है, लेकिन हो जाता है। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग।
तो आप 2 लीटर की पेप्सी की बोतल में बहुत कुछ उगा सकते हैं। लेट्स, पार्सले, सेलरी, ये सब, बीटरूट, गांठ गोभी, ये सब बहुत आराम से आप 2 लीटर की पेप्सी की बोतल को हाफ काट कर उगा सकते हैं। उसी तरह से आप, अगर आपने उसको आड़ा में काटा है तो उसमें आप मेथी, पालक, धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा सा आप हैंगिंग बना सकते हैं जिसमें आपने एक के ऊपर एक लगा दिया। अब आपने एक छोटे से गमले में लेटस उगा लिया या सेलरी उगा ली, पार्सले उगा लिया। रोज आपको कितना लेटस उगाना चाहिए होता है? घर में 4 पत्ते अगर आपने लेटस के रोज यूज करने हैं, आपने अपने उगाए तो आप रोज निकाल के उसको हार्वेस्ट करके यूज कर सकते हैं। पर बाजार से अगर आप लेके आएंगे तो आपको पूरा ही बंच लाना पड़ेगा, आपको 4 पत्ते तो कोई देगा नहीं। और जितना फ्रेश हम ग्रीन खाएं उतना अच्छा है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पालक जो हम इतने शौक से बाजार से लेके आते हैं, उसके बोलते हैं 50 to 80% न्यूट्रिशन विद इन 12 आवर्स खत्म हो जाता है। बाजार में वो कब हार्वेस्ट हुई है, आपके पास कब पहुंची है, और अब जरूरी नहीं है कि आज ही खरीदी है तो आप आज ही बनाएंगे। आपको सकता है कल बनाए, परसों बनाए, रोज तो बाजार सब्जी लेने नहीं जाते हम। पर अगर आपके अपने घर में, अपने गमले में लगी हुई है तो आपको जब खाना है तभी आप काटिए। वो पूरी न्यूट्रिशन से भरी हुई सब्जी आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, खुद कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग पे लाते हैं किसानों को, तो हम किसानों को बोलते हैं कि तुम अपनी जमीन में 4 हार्वेस्टिंग पालक की टाइप लीफी वेजिटेबल की लो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा केमिकल खींचता है जमीन से। तो आप सोचिए, जो हम पालक बाजार से खरीद के ला रहे हैं, नोएडा की हालत तो आप सबको पता है, नालों के पानी से वो लोग सिंचाई करते हैं, पानी में, पौधों में। सब जितना हम लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, मूली वगैरह खा रहे हैं, सब उन्हीं नालों के पानी से सींच कर आती है हमारे पास। तो ये सब चीजें, लीफी वेजिटेबल्स एटलीस्ट आप अगर अपने घर में उगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी होगी एज कम्पेयर टू जो हम बाजार से खरीद रहे हैं। तो आप उसके लिए आपको धूप भी नहीं चाहिए। आपके घर में अगर धूप नहीं आती है, आपका सन फेसिंग बैल्कनी नहीं है, या टेरेस आपकी इतनी बड़ी नहीं है, या नीचे का आपका लॉन इतना बड़ा नहीं है कि उसमें प्रॉपर धूप आ रही है, तो एटलीस्ट आप लीफी वेजिटेबल्स जरूर उगाइए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबको अपने घरों में लीफी वेजिटेबल्स जरूर उगाना चाहिए। पालक, मेथी, सरसों बहुत इजीली उग जाता है। थोड़ा ट्रिकी है धनिया उगाने में बहुत लोगों को डिफिकल्टी फेस होती है कि धनिया हमारा ठीक नहीं उग रहा, पर वो भी थोड़ा सा आप ध्यान से उगाएंगे तो अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली आपको बता देती हूँ। धनिया उगाने के पहले आप उसको रोलिंग पिन से उसको एक बार स्प्लिट कर लीजिए। दो द्विदलीय होता है धनिया, तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको एक पोटली में बनाकर पानी में ओवरनाइट रख देना है। उसके बाद आप उसको जब नेक्स्ट डे निकालेंगे तो बीजामृत में उसको ट्रीट करके छाया में सुखाकर फिर अगर लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी आपका जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट करने का तरीका वही है, 2 दिन आप उसको मिट्टी के एक लेयर डालकर डार्क प्लेस में ढककर गमले को रखिए। जब लगे आपको स्प्राउट होने लगा है 2 दिन बाद, तब आप निकालिए। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। तो हमने देखा कि हमारी मिट्टी हमने तैयार कर ली, हमारे बीज हमने देख लिए कि कौन सी चाहिए, स्पेस हमने डिसाइड कर लिया। वाटरिंग तो आप सब जो प्लांट्स लगाते हैं, वाटरिंग करने का तरीका फल सब्जियों का भी वही है जो हम फ्लावरिंग के लिए या एवरग्रीन्स के लिए यूज करते हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम आप वैसे ही यूज करेंगे। धूप का मैंने बता दिया कि 6 घंटे की धूप चाहिए। अगर आपको फ्रूटिंग वाली वेजिटेबल्स चाहिए, जैसे कि आपको कुछ भी टमाटर चाहिए, बैंगन चाहिए, या कोई भी जो अच्छी सब्जियां ट्यूब्स वाली भी, मूली वगैरह है, बीटरूट है, शलगम है, सबको आपको धूप की जगह चाहिए। आप हैंग भी कर सकते हैं इनको किसी गमलों में। तो ये आप आपके ऊपर है कि आपकी कितनी आपकी इच्छा है आपकी। जो अगर आपने एक सोच लिया कि आपको गाना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। दिस इज 100% श्योर कि आप अगर चाहें तो आप कुछ ना कुछ उसका उपाय निकाल ही लेंगे, और निकालना भी जरूरी है। मैं कहीं भी खाली जगह देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि यार इसमें क्यों लोगों ने खाली जोड़ रखी जगह, इसमें कुछ तो उगा लीजिए आप, कुछ तो खाने के लिए मिलेगा, और वो कितना अच्छा होगा। आज के टाइम में योर फूड इज योर मेडिसिन। आप अगर उसको अच्छे से उगाकर, अच्छे से पकाकर खा रहे हैं तो उससे अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। आपको सबसे अच्छी इम्यूनिटी आपको वही देगा। कोई बाजार का कोई टॉनिक, कोई कुछ और उतना नहीं दे सकता। हमने मिट्टी भी देख ली कैसी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं बीज पे। कोई भी बीज हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं, या अगर आपका अपना बीज है, अगर हम हाइब्रिड ला रहे हैं और वो पॉइजनली ट्रीटेड है तो उसको अच्छे से धो लीजिए।
उसका जो भी कलर है या केमिकल है उसको निकल जाने दीजिए। और अपने आप के बीज है तो भी आप उसको पानी में एक बार अच्छे से डुबो दीजिए। जो आपके जर्मिनेशन के लायक बीज होंगे वो सब भारी बीज होते हैं, वो नीचे पानी में सिंक हो जाएंगे। और जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो सब आप हटा दीजिए, क्योंकि उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जर्मिनेट हो पाए। तो ये आपका एक ये बहुत अच्छा जर्मिनेशन, जो हम बोलते हैं कि 40% जर्मिनेशन हुई है, 50% जर्मिनेशन हुई है। अगर आप इस ढंग से अपने बीज को पहले से सेग्रीगेट कर लेंगे, उगाने के पहले पानी में डाला, जो फ्लोट हो रहा है वो बीज आप हटा दीजिए छलनी से या कटोरी पलट कर, और जो नीचे जम गया है पानी में उसको आप छानकर अलग कर लीजिए। बीज को कोई भी पानी में डालने के पहले, उसके पहले एक स्टेप और करिए कि एक दिन की कड़ी धूप दे दीजिए बीजों को। तो इनकेस आपके रखे हुए बीज में कोई फंगस लग गया, कोई और इंसेक्ट्स लग गए हैं, तो वो आपके सोलराइजेशन होने की वजह से वो ठीक हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने बीज को एक दिन की कड़ी धूप जरूर दिखाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप उसको एक बार पानी में डालिए, जो बीज डूब गया वो आपके लिए यूजफुल है, और जो फ्लोट हो रहा है वो हटा दीजिए, वो यूजफुल नहीं है। आपने पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद उसको छाया में सुखाया, छाया में सुखाकर आप उसको बीज संस्कार करिए। बीज संस्कार इज समथिंग लाइक, अगर हम ह्यूमन साइकिल के हिसाब से चले तो जैसे हम गर्भ धारण का करते हैं, हम जब कंसीव करने वाले होते हैं तो उसके पहले हम फॉलिक एसिड शुरू कर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स बताते हैं आपको ये प्रिकॉशन करना है, ये खाना है, ये पीना है। उसी तरह से जब हम बीज को जमीन में डालते हैं या गमले में डालते हैं, उसके पहले हम बीज संस्कार करते हैं। उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, उसमें हम थोड़ा सा चूना डालते हैं, कुछ डालते हैं जो सबकी बीजों के लिए बहुत अच्छा है। उसको हम बोलते हैं बीजामृत से हम उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद आपने बीजामृत से ट्रीट करके उसको छाया में दोबारा सुखाया। जब आपका बीज एकदम सूख गया, आपने उसके पहले अपना गमला तैयार कर लेना है। गमला तैयार करके आपने मिट्टी, पूरा पानी वानी सब दे के तैयार रखा है। आप तैयार रेडी गमले पे एक लेयर छनी हुई अगर खाद डाल के फिर बीज डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। और फिर उसके ऊपर एक और लेयर छनी हुई खाद की डालकर उसको कवर करके, जैसे हम बाकी बीज जर्मिनेट करते हैं फ्लावर्स के, वैसे ही आप उसको डार्क में रख देंगे। अब विंटर वेजिटेबल्स को सो करने के लिए भी 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग डे है, एक दूसरा हम जो सीडलिंग्स बनाते हैं वो है, और जो बाकी मूली गाजर वैरायटी के वाले बल्ब से वेजिटेबल्स हैं उनको हम सो करते हैं और जमीन के नीचे जाते हैं। उनको अगर आप मेड़ पे करके बनाएंगे, लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेड़ बनाने से आपकी मिट्टी थोड़ी फ्लफी हो जाती है, सॉलिड नहीं रहती। तो जो रूट्स नीचे जाने वाली होती है वो बहुत अच्छे से नीचे जा पाती है, उनको कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते कि कोई पत्थर कंकड़ वो सब हम मेड़ बनाते टाइम छांट कर अलग निकाल देते हैं। तो ये 3 वैरायटी के हैं। अब कौन सी वैरायटी के बीज हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पालक, मेथी, धनिया, सरसों, बथुआ, देन तुलसी, बेसिल, और ये सब हम बुरक कर लगा सकते हैं। इनकी हमें सीडलिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तुलसी की हम सीडलिंग भी बना सकते हैं और हम वैसे भी ब्रॉडकास्ट करके भी लगा सकते हैं। तुलसी के साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट जो बहुत है, तुलसी और बेसिल भी बहुत लोगों को कंप्लेन रहती है कि हमारी उगती नहीं है। तो तुलसी और बेसिल के बीज के ऊपर हम मिट्टी की लेयर दोबारा या खाद की लेयर दोबारा नहीं डालते, उनको गीली मिट्टी के ऊपर डालकर वैसे ही ढककर छोड़ दीजिए, तो आपकी वो ज्यादा अच्छी जर्मिनेशन रेट उसकी बेटर आएगी। तो धनिया का मैंने आपको बता दिया। 2 ही चीज मेरे को लगता है कि थोड़ी लोगों को ट्रिकी लगती है, धनिया और तुलसी, जो उनको कंप्लेन रहती है कि हमारी ये अच्छे से उग नहीं रही है। तो इन सबको अगर आप ऐसे उगाएंगे तो आपको बेटर सक्सेस रेट मिलेगा इसके लिए। फिर जो चीजें हम सीडलिंग से बनाते हैं वो सब है टमाटर, मिर्च, बैंगन, ऑल वैरायटी ऑफ गोबीज, देन शिमला मिर्च, बेल पेपर, लेटस, पार्सले, सेलरी, इन सब के हम सीडलिंग्स बनाते हैं। और ब्रोकली है, गोभी की सभी वैरायटी की हम सीडलिंग्स बनाते हैं। मैं गांठ गोभी की और बीटरूट की भी सेडलिंग्स बनाती हूँ, और मेरे को उसमें ज्यादा, मेरे को लगता है मेरी ज्यादा अच्छी होती है। मैंने दोनों तरह से करके कंपेयर करके देखा है। अगर मैं ब्रॉडकास्ट करके लगाती हूँ या सीडलिंग करके लगाती हूँ तो मेरे लगता है मेरे को सीडलिंग में बेटर साइज और बेटर ग्रोथ आती है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। पर आप दोनों तरह से लगाते हैं, दोनों तरह से लग सकता है। आप चाहें तो दोनों तरह से ट्राई करके कंपेयर करके बताएं। और आई वुड लव टू नो कि ये मेरा ही ऑब्जर्वेशन है या बाकी आप लोगों का भी यही
एंड ऑफ द सीजन यही आता है कि कौन सा बेटर है, देन वी कैन कंपेयर कि कैसा है। मैंने अपना पर्सनल बताया कि मेरे को लगता है कि जब मैं सीडलिंग करके गांठ गोभी और बीटरूट लगाती हूँ तो उसकी मेरे को बेटर रिजल्ट मिलते हैं। फिर सीडलिंग बनाने का जो तरीका है वो सेम है जो हम फूलों के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी सीडलिंग बनाते हैं। आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो आप बोलिए तो मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। एनीबडी कैन टेल मी म्यूट करके कि मैं बताऊँ सीडलिंग कैसे बनानी है? बेटर इंदुजीत आइडिया दे दीजिए। अच्छा ठीक है, सीडलिंग हम गमले में भी बना सकते हैं और सीड ट्रेज में भी बना सकते हैं। इट डिपेंड कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 10 गमले बनाने हैं तो कम से कम 20 सीडलिंग बनाइए, 20 बीज डालिए, क्योंकि कुछ बीज हो सकता है आपके नहीं जर्मिनेट हो और कुछ जर्मिनेट होने के बाद भी जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो सक्सेसफुल हो या नहीं हो, कुछ कैजुअलिटी आ जाती है, तो डबल तो डेफिनेटली आपको बीज डालने ही चाहिए। आपको अगर 10 गमले टमाटर के रेडी चाहिए तो कम से कम आप 20 सीडलिंग तैयार करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने सीडलिंग ट्रे, जैसे आपने मिट्टी जो तैयार करी थी उसी में अगर आप सीड ट्रे में लगा रहे हैं सीडलिंग्स, तो उसमें आप मिट्टी की मात्रा हल्की सी कम कर सकते हैं। उसमें मैं जो करती हूँ, मैं 40% कोकोपीट, 40% मैन्योर और 20% पे उसमें मिट्टी लेती हूँ। तो आपकी सीडलिंग उसमें डालेंगे तो उसमें आपको जितने 3 से 4 वीक आपके सीडलिंग तैयार होने में लगता है जनरली, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड योर सीड क्वालिटी। तो आप 1 महीना मान के चलिए कि 1 महीने का टाइम आपको लगेगा सीडलिंग तैयार करने के लिए। तरीका वही है, आप किसी पेंसिल से उसमें एक गड्ढा सा बनाकर या तिनके से, टूथपिक से, किसी भी चीज से गड्ढा बनाकर उसमें सीड डालिए और फिर उसको कवर कर दीजिए। जितना मोटा आपका बीज है उससे डबल साइज की लेयर आप मिट्टी के उसके ऊपर डालेंगे तो वो सफिशिएंट रहती है। जो आप जमीन में डाल रहे हैं मूली वगैरह की, उसको हम, जैसे आपका एक बीज है, सपोज ये बीज है, तो हमने ऐसे चुटकी में लिया और उसको जितना हमारा इतना हिस्सा अंदर जाता है उतना अंदर कर देते हैं हम उसको। तो सपोज 1/2 इंच टू 1/4 इंच के करीब हम उसको जमीन के अंदर कर देते हैं। जो हम मूली वैरायटी की, मूली फैमिली की जो रूट वाली वेजिटेबल्स की बात करें तो उसके लिए मैं ये बात कह रही हूँ। और जो ब्रॉडकास्ट करके लगाते हैं उसका वही तरीका है, आपने एक लेयर डाली घास की तैयार गमले में और उसके ऊपर आपने बीज डाला और उसके ऊपर दोबारा आपने खाद डालकर उसको कपड़े, कागज से या कार्डबोर्ड से या किसी भी चीज से कवर करके एक डार्क जगह में रख दिया। और अगर आपने पहले से पानी नहीं डाला हुआ तो आप फिर बीज डालने के बाद पानी डालिए। पहले से मैं इसलिए डालने को कहती हूँ कि बाद में हम पानी डालते हैं तो बीज की स्पेसिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा बीज डिस्टर्ब होता है। मैं ऑलवेज पहले पानी डालकर और फिर उसमें एक लेयर छनी हुई खाद की डालकर, फिर बीज डालकर, फिर एक लेयर खाद की उसमें डालकर फिर उसको कवर करती हूँ। तो खाद की गर्माहट से और अंधेरे से वो जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। दिस इज द वे आई डू। बहुत लोग बीज डालने के बाद भी पानी डालते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। उसके लिए आई फील थोड़ी ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है और मेरे को पहले वाला मेथड ज्यादा बेटर लगता है करने के लिए, तो मैं हरदम वैसे ही करती हूँ। फिर जब आपके बीज तैयार हो गए, आपने सीडलिंग के लिए दूसरे दिन खोलकर देखा, ढक्कन थोड़ा थोड़ा जर्मिनेशन दिखाई देने लग गया, तो फिर आप उसका ढक्कन उतार दीजिए। और अगर पानी की जरूरत आपको बीच में लगती है तो बीच में आप स्प्रे से पानी देंगे तो बीज डिस्टर्ब नहीं होगा। आप उसको ध्यान से धीरे से पानी देकर वापस ढक्कन लगा दीजिए। पर अगर आपने डे 1 ठीक से पानी दिया तो 2 दिन वो आराम से पानी नहीं मांगता। तीसरे दिन आपने देखा हल्का हल्का जर्मिनेशन शुरू हो गया है। धनिए का जर्मिनेशन होने में 7 से 8 दिन लगते हैं, बाकी चीज तकरीबन दूसरे तीसरे दिन हो जाती है, चौथे दिन तो बड़े आराम से हो जाती है। मेथी वगैरह सब आप ओवरनाइट सो करके भिगो कर डालेंगे तो जल्दी जर्मिनेट होगा। मेथी है, गर्मियों में जैसे भिंडी, घिया, तोरी, ये सब हम पहले से ही भिगो लेते हैं। भिंडी को तो आप ओवरनाइट भिगो लीजिए। दिस इज समर वेजिटेबल, अभी विंटर में इतनी जरूरत नहीं पड़ती। विंटर के बीज जनरली सब बहुत पतले होते हैं, इतने मोटे नहीं होते हैं। बाय एंड लार्ज पालक ही सबसे मोटा रहता है, बाकी सब पतले बीज होते हैं। तो उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और जब आप सीडलिंग ट्रे में अगर बना रहे हैं तो आपकी जब 4 ट्रू लीव्स आ जाए तो आप उसको निकालिए और उसको फिर पहले से तैयार गमले में जिसमें पानी आपने दे रखा हो, शाम के टाइम आप उसको ऑलवेज ट्रांसप्लांट करिए कि उसको धूप से तुरंत शॉक न लगे। शाम को आपने उसको ट्रांसप्लांट किया, उसको पानी देकर थोड़ी छाया वाली जगह पे ही रखिए। शाम को वैसे भी सब जगह छाया ही रहती है, कोई ऐसी बात नहीं आपने कहाँ भी रखा
अगले दिन उसको सेमी शेड में आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, जहाँ डायरेक्ट सन पहले दिन उसको ना मिले तो बेटर है। सेकेंड डे आप उसको फुल सन में ला सकते हैं। और जब पौधा बिल्ड करना बंद कर दे, आपकी सीडलिंग जब बिल्ड नहीं करे, स्ट्रेट खड़ी हो जाए, तब आप उसको फर्स्ट फंगीसाइड का डोज देंगे, क्योंकि वो पौधे को सबसे पहले उस टाइम फंगीसाइड की जरूरत होती है, फंगस ना लगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फर्स्ट फंगीसाइड देंगे दही का। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 30 ml दही डाइल्यूट कर लीजिए, खट्टा कर लीजिए दही। जब आप सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने की सोच रहे हैं, उसी दिन आप अपना दही बाहर निकाल कर रख दीजिए। कढ़ी जैसा खट्टा हो जाए दही, तो 30 ml दही 1 लीटर पानी में डालकर आप उसको छान लीजिए और उसको स्प्रे मशीन में डालकर पौधे को अच्छे से नहला दीजिए। जबकि पौधा स्ट्रेट खड़ा हो गया, विल्ट नहीं कर रहा, उस टाइम की बात है ये। दिस इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द सीड और टू द बेबी प्लांट एक पेस्टिसाइड के लिए। उसको हम फर्स्ट डोज फंगिसाइड का दे रहे हैं। ये हो गया उसका सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट हम मेन्योर, लिक्विड मेन्योर हम उस टाइम देते हैं। पहला तो आपने जमीन में डाल ही रखा है, 21 दिन पहले या 1 महीने पहले पौधे को दोबारा मेन्योर की डोज की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट हम उसको लिक्विड मेन्योर देते हैं 21 डेज टू 1 मंथ में। उस टाइम आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। मैं देती हूँ फर्स्ट डोज जीवामृत की, उसके बाद मैं नेक्स्ट डोज दूंगी फंगिसाइड की, फिर नेक्स्ट डोज दूंगी मैं एंजाइम की, और थर्ड डोज मैं दूंगी कोई दूसरे फंगिसाइड की। एक फंगिसाइड, एक पेस्टिसाइड, एक जीवामृत और एक एंजाइम। दिस इज माय सर्कल जो मैं फॉलो करती हूँ। हर एक वीक आपको एक चीज देनी है पौधे को। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट आप देंगे लिक्विड मेन्योर, सेकेंड बार आप देंगे फंगिसाइड, थर्ड बार आप देंगे एंजाइम, और फोर्थ बार आप देंगे कोई भी पेस्टिसाइड। सबसे जो जरूरी बात यह है कि आप पौधों को, सभी लोग, मैं भी कई बार बहुत आलस करती हूँ कि हम मेन्योर देने में तो सतर्क रहते हैं, वी आर वेरी केयरफुल कि हमारे पौधों को फीड देना है, पर हम पेस्टिसाइड डालने में कई बार आलस कर जाते हैं या अवॉइड कर जाते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अभी तो पौधे को कीड़ा नहीं लगा, अभी देने की कोई जरूरत नहीं है, जब लगेगा तब देखेंगे। और जब पौधे में कीड़ा लगता है उस टाइम यू बिलीव नहीं कि उसको संभालना ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर फिर वही बच्चों से कंपेयर करें तो हम पोलियो का डोज बच्चों को क्यों देते हैं तीसरे दिन? क्योंकि उसको आगे पोलियो न हो। अगर एक बार पोलियो हो गया, हम ये सोचेंगे हमारा बच्चा तो हेल्दी, हमें क्यों जरूरत है पोलियो देने की, दवाई देने की। पर बाद में अगर पोलियो हो गया तो क्या हम उसको उतना हेल्दी दोबारा कर सकते हैं? सेम बिल्कुल वैसे ही बीज का भी हाल है, वैसे ही सीडलिंग का भी हाल है। इट्स लाइक अ बेबी। जब आप उसको ग्रो कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको उसको अपने बच्चे जितनी ही केयर, उतना ही प्यार, उतना ही अफेक्शन, उतनी ही तवज्जो देनी पड़ती है। आप उसको बिल्कुल हर हफ्ते कुछ न कुछ दीजिए। तो महीने में 2 बार आपने उसको लिक्विड मेन्योर दिया और 2 बार आपने उसको फंगिसाइड या पेस्टिसाइड दिया। आप हफ्ते का एक वीक फिक्स कर लीजिए, एक डे फिक्स कर लीजिए कि इस दिन मेरे को एक चीज देनी ही है। दैट मे बी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप जिस दिन फ्री है, अगर आप वर्किंग है तो सैटरडे संडे चूज कर लीजिए, जो भी दिन आपको कन्वीनियंट है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार पौधे को अगर कीड़ा लग गया, हम उसको करते हैं रिवाइव, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट उस टाइम जितनी एग्नी पौधों को होती है और जितनी हमें होती है, दैट इज नॉट वर्थ इट। उसमें हमें बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत तकलीफ भी होती है। जब हम देखते हैं पौधे को रोज 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 वही वो कीड़े से जूझ रहा है, तो हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी पौधों को होती है। इफ यू आर अफेक्शनेट टू योर प्लांट्स, इट इज वेरी पेनफुल टू सी कि पौधों को कीड़ा लग गया है। तो हमें ऐसी नौबत ही नहीं आने देना कि हमारे पौधों को कीड़ा लग जाए। हमें पहले से ही उसमें, हम बहुत तरह की केमिकल फ्री पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, जिसको हम अग्नियास्त्र बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, नीमास्त्र बोलते हैं, दशपर्णी अर्क बोलते हैं, पंचगव्य बोलते हैं। ये सब हम तैयार करते हैं और ये हम अपने घरों में तैयार कर लेते हैं, हमें कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी बना सकते हैं उसको, आप भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बाजार से ही केमिकल वाला पेस्टिसाइड लाकर ही उसको स्प्रे करना है। और अगर आपने बाजार से ही केमिकल वाला पेस्टिसाइड लाकर स्प्रे करना है तो दैट इज नो फन। फिर क्यों उगाना है आपको घर में? फिर तो बाजार से खरीद के खाइए। वही पेस्टिसाइड आप भी डाल रहे हैं, वही वो भी डाल रहे हैं। What is the difference between the two? 3 tablespoon दही नहीं बोला था मैंने, 30 ml दही बोला था और 1 लीटर वाटर बोला था। प्लीज नोट इट डाउन। 1 लीटर वाटर, 30 ml खट्टा दही, सार कर। तो ये आप
करेंगे। उसके अलावा एक पॉइंट में बीज का रखना बोलना भूल गई, या आप एंड में भी बोल सकते हैं कि जब भी आप बीज रखें उसको प्लास्टिक के कंटेनर में न रखकर कांच के बोतलों में रखें। जो भी है उस पर अपना नाम भी डालें, जैसे मैंने इसमें डाला है, नाम डाल दिया है, इसमें नाम डाला हुआ है, इफ यू कैन सी, लाल मिर्च का है ये सोया सीड्स है। मतलब जितनी बड़ी है बॉटल आपकी और जितना बड़ा ज्यादा बीज है उस साइज से आप बॉटल ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि बॉटल रखना आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, हो सके तो उसमें डेट्स भी डाल के रखिए। अगर बॉटल आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, इतना स्पेस नहीं है, तो आप पैकेट्स में भी रख सकते हैं, पैकेट में भी आप लिख लीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, शायद मैं बाद में भी कवर कर सकती थी इसको। चलिए, तो अभी हम पेस्टिसाइड की और उसकी बात कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पौधों को कुछ न कुछ डोज हर हफ्ते दें, और पौधों को अच्छे से नहलाने से भी उनके काफी सारे पेस्ट की प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरी एक चीज, जब हम सीडलिंग बनाते हैं तो एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत होती है कि उसको हम बहुत ओवर क्राउडेड ना उगाएं, उतने ज्यादा बीज एक साथ न डालें गमले में कि वो सफोकेटेड होने लग जाए। एक तो उनको सनलाइट कम मिलेगी, उनको ब्रीदिंग स्पेस कम मिलेगी, तो उसमें ज्यादा जल्दी से कीड़ा लगने के चांसेस रहते हैं। हमारे सीडलिंग की स्टेज पे ही उसमें कीड़ा लगने के चांस होती है। तो गिव दी सीडलिंग सब ब्रीदिंग स्पेस वाली जगह दीजिए, उनको थोड़ा खुला खुला लगेगी। अगर आप सीडलिंग ट्रे में लगा रहे हैं देन इट्स परफेक्टली फाइन, तो आपको उसमें कहीं आप गलत नहीं हो सकते हैं। पर अगर आप गमले में लगा रहे हैं तब आप उनको बहुत घना मत लगाइए, घना लगने से भी बहुत बार वो प्रोन टू डिजीजेस हो जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा घने उग गए हैं, आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा बढ़िया जर्मिनेशन रेट आपका आ गया है आपके गमलों में, तो आप उसकी थिनिंग कर दीजिए। दूसरे गमले में लगाकर देख लीजिए, अगर आपका जो आपने निकाला है ट्रांसप्लांट हो गया तो इट्स अ बोनस फॉर यू, नहीं हुआ तो भी आपके गमलों को बहुत ज्यादा क्राउडेड सीडलिंग नहीं चाहिए होती है। ज्यादा सीडलिंग क्राउडेड होंगी तो फिर वो ज्यादा प्रोन टू डिजीजेस होगा। ये बात हो गई हमारी सीडलिंग तैयार होने तक की। उसके बाद हमने उसमें एक फर्स्ट डोज फंगिसाइड का दे दिया, 21 डेज के बाद हमने उसको फर्स्ट डोज लिक्विड मैन्योर का दिया। उसके बाद अब जरूरत होती है उसमें मल्चिंग की। किसी भी सीजन में पौधों को मल्चिंग की बहुत जरूरत होती है। मल्चिंग मीन्स टू कवर योर सॉइल। अगर आपने सॉइल कवर किया है तो वो गर्मी में आपको लू से बचाएगा, सर्दी में ओस से बचाएगा, बारिश में एक्स्ट्रा पानी से बचाएगा। आपका मिट्टी को होल्ड, जैसे पानी आप डालते हैं तो कई बार ठीक से अगर वाटरिंग नहीं कर रहे हैं तभी भी मिट्टी खराब होती है, जड़ खराब होती है। अगर आपने पत्ते से उसको अच्छे से कवर कर रखा है ड्राई लीव से, तो उन सब से वो बहुत बचाता है। इट एक्ट्स लाइक अ एयर कंडीशनर टू योर सॉइल। तो मल्चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर केमिकल फ्री फार्मिंग। केमिकल फ्री वेजिटेबल्स जो भी ग्रो कर रहे हैं आप, जो भी फार्मिंग वर्ड जाता है मेरे मुंह पे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप ड्राई मल्चिंग के अलावा ग्रीन मल्चिंग भी कर सकते हैं। सपोज आपने टमाटर का पौधा लगाया तो उसके साथ आप नीचे कुछ भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा धनिया लगा दिया या थोड़ा सा बथुआ लगा दिया, जो चीज आपकी बहुत ज्यादा हाइट की नहीं है। या कुछ हम ग्रीन एवरग्रीन वो प्लांट्स भी लगा सकते हैं जो हमारे ड्रूप कर रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन मल्चिंग। मल्चिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ड्राई लीव्स का बताया, ड्राई लीव्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजों से हम ड्राई मल्चिंग कर सकते हैं। कार्डबोर्ड से कर सकते हैं, और भी कई चीजों से कर सकते हैं, ठीकरे से कर सकते हैं, पुरानी मॉसरास से कर सकते हैं, और आप लाइव मल्चिंग भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज में क्या उगाना चाह रहे हैं, आपके पास स्पेस कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। सपोज आपके पास 10 ही गमले रखने की जगह है और आपको लगता है कि आपको 10 गमले में हमें सब चीज उगानी है, तो आपने 2 बैंगन उगा लिए, 2 मिर्च उगा ली, 2 टमाटर उगा लिए, 2 आपने मे बी ब्रोकली उगा ली। आई विल नॉट एडवाइज यू टू ग्रो फूल गोभी और पत्ता गोभी अगर आपके पास 10 ही गमले हैं तो, क्योंकि एक बार आपने पत्ता गोभी या फूल गोभी हार्वेस्ट कर ली तो आपका खत्म है वो गमला। अगर आपने ब्रोकली लगाई है तो आप उसको मेन फूल निकालने के बाद भी साइड से जो शूट्स आते रहते हैं उसकी आप 2-3 बार सूप आलू से बनाकर पी सकते हैं। तो अगर लिमिटेड स्पेस है तो फूल गोभी पत्ता गोभी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। उस टाइम आप फिर ब्रोकली के लिए जाइए। बैंगन का पौधा अगर आपने लगा लिया तो 2 साल चलेगा, मिर्च का पौधा भी आपने लगाया तो 2 साल चलेगा। इस तरह से आपको अपनी स्पेस के हिसाब से यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपके पास कितनी स्पेस है, उसको आप कैसे बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत स्पेस है, आपके पास 100 गमले रखने की जगह है, तो डेफिनेटली आपको फूल गोभी पत्ता गोभी भी उगानी चाहिए। देयर इज नो रीजन कि नहीं उगाएं।
मैं सिर्फ उस टाइम बता रही हूँ अगर आपके पास जगह की कमी है और आपको गोभी फैमिली का कुछ लगाना है तो ब्रोकली इज अ बेटर बेट देन फूल गोभी एंड पत्ता गोभी। दिस इज वन थिंग। उसके बाद उनको, जैसे आपने टमाटर के पौधे लगाए हैं, आपके पास 10 इंच का गमला है तो आप उसमें सिर्फ टमाटर ही लगाएंगे, पर अगर 12 इंच का गमला है तो आप उसमें साथ में थोड़े से लहसुन भी डाल दीजिए। दैट विल वर्क लाइक अ, आपको पेस्ट से वो बचाएगा गार्लिक। अगर आपको उसमें गार्लिक के पॉट्स मिल जाते हैं बाद में, दैट इज अ बोनस, अदरवाइज आपको पेस्टिसाइड का काम तो करेगा ही। और अगर ज्यादा जगह नहीं है तो आप बीच में एक रो में उसको, जैसे आपने 10 इंच के गमले की एक लाइन लगाई टमाटर के पौधों की, तो उसके बाद एक लाइन आप छोटे गमले में 6 इंच के गमले में या 8 इंच के गमले में गेंदे के फूल की या इसकी लहसुन की या बेसिल की या तुलसी की एक रो वो लगा दीजिए, जिससे आपका प्रोटेक्शन बहुत होगा पेस्टिसाइड से। दिस इज नेचुरल पेस्टिसाइड कंट्रोलर, व्हाट यू कैन से, कि हमें ये सब गेंदा, तुलसी, बेसिल, कॉस्मोस, ये सब हमारे नस्टेशियम, ये सब हमारे नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है, जो उनके कलर की वजह से या उनकी स्मेल की वजह से पेस्ट आपके गमलों को अटैक नहीं करके, आपके मतलब प्लांट्स को अटैक नहीं करके आप इनके ऊपर आ जाते हैं। तो आपके पौधों को इनसे बहुत बचत हो जाती है अगर आपने इस तरह का साथ में लगा दिया है तो। और आपके पास बड़ा गमला है तो आप दोनों तीनों चीज एक साथ भी लगा सकते हैं। जैसे आपने टमाटर भी लगा दिया, उसी में एक साइड में आपने बेसिल का छोटा पौधा लगा दिया, उसको आप प्रून करते रहिए, उसको बहुत बड़ा मत होने दीजिए, या तुलसी लगा दीजिए। बगल में एक फूल गोभी, उसका गेंदे का पौधा लगा दीजिए, नीचे आपने लहसुन लगा दिया। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन करके लगाइए। और अगर आपके पास बड़ी किश्ती टाइप की वो है ट्रे जो कि 6 इंच की हाइट की होती है, दैट इज वेरी गुड फॉर ऑल योर लीफी वेजिटेबल्स। उसकी डेप्थ 6 इंच ही रहती है और उसकी हाइट भी मतलब चौड़ाई भी 8 इंच के करीब ही होती है। तो उसमें आप पालक, मेथी, धनिया, ये सब बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। और आपके पास बड़ा है बेड है, जैसे ग्रो बेड्स हैं आपके पास छत पे या बैल्कनी में या नीचे कोठयार्ड पे, तो आप उसमें बहुत कुछ उगा सकते हैं। पौधों को हम लेग्यूमिनस देते हैं कि उससे हमारी मिट्टी अच्छी हो और पौधों को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो विंटर के टाइम में हम अपने पौधों के साथ चना लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, देन मटर लगा सकते हैं, ये सब आप लगा सकते हैं। तो आपको एक कंपेनियन प्लांटिंग के हिसाब से और कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, आपको मिट्टी ठीक करने के हिसाब से, सब तरह से ये पौधे अच्छे रहते हैं। जैसे आपने एक लाइन ब्रोकली की लगाई, उसके बाद आपने थोड़ा सा धनिया का पैच लगा दिया, उसके बाद आपने नीचे ड्रूप करने के हिसाब से एकदम एज पे की तरफ आप उसको सरसों कह रही हूँ, चना या मटर ले लीजिए, तो आपका ड्रूप करता रहेगा, आपके ऊपर की स्पेस नहीं यूज करेगा वो। डिपेंड्स, आपको थोड़ा सा उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो आप उसको मटर को या चने को आप नीचे की तरफ ड्रूप करा लीजिए, तो आपको वो भी मिल गया साथ में। बीच बीच में आपने लहसुन डाल दिया, तो एक बड़े बेड में आप इस तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बल्बस प्लांट के लिए आपने बीटरूट, मूली वगैरह वो सब डाल दी, वो सब कर सकते हैं आप। 8 इंच के गमले में बहुत आराम से लेटस, सेलरी, पार्सले, लेट्यूस और सभी पत्ते वाली सब्जी, सब गांठ गोभी, लाल मूली, शलगम, बीटरूट, ये सब 8 इंच के गमले में बहुत आराम से उग जाते हैं। तो आप ये सब बहुत आराम से उगा सकते हैं। आप गमले भी नहीं, हम जीरो बजट की बात करते हैं, हमने जीरो बजट से शुरुआत की हुई है, तो दिमाग में कहीं रहता है कि चलो हमें ज्यादा खर्च अगर नहीं करना तो हम बॉटल काट कर भी उसको यूज कर सकते हैं। नीचे आपने पिन होल किए पिन से या गरम निडल से, किसी चीज से, और उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। फिर अगर आपको टमाटर वो उगाना है, आलू उगाना है घर में, तो आप एक बोरी का यूज कर सकते हैं। बोरी में आपने मिट्टी डालकर आलू के बीज डाले और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाता है, उस बोरी को खोलते जाइए और उसमें मिट्टी और डालते जाइए। तो आप उसमें बोरी में भी, जैसे सीमेंट की बोरी है या कोई आपकी गनी बैग है, उन सब में बहुत आराम से घर में आप आलू उगा सकते हैं। अभी आप लोग कुछ सोच कर थोड़ा सा जो नहीं उगाते उनको मे भी आश्चर्य होगा बहुत। मेरे छत पर गमले में हल्दी, तिल, अदरक सब लगा हुआ है और सब अच्छे से लगा सकते हैं आप। आपको एक 12 इंच का अगर आपके पास गमला है तो आप ये सब बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। 12-14 इंच के गमले में आप 2 साल टमाटर, बैंगन बहुत आराम से खूब अच्छे से फल ले सकते हैं।
मतलब हफ्ते में एक बार से ज्यादा अपने घरों में बैंगन नहीं बनता, और बाय एंड लार्ज हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में एक बार, आपकी बड़ी फैमिली है तो 2 हफ्ते में भी एक बार के लिए आराम से निकल जाते हैं। छोटी फैमिली के लिए तो 1 हफ्ते में एक बार आपकी 12-14 इंच के गमले में बैंगन आराम से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं सीजन के टाइम में। और एक बार आपने पौधा लगा दिया बैंगन और मिर्च का, तो 2 साल वो आपको कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आपको उसका लव एंड केयर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो आराम से आपका फल देता रहता है। ये हो गई बात हमारी सभी तरह के सीड्स की। अब सीड डालने के लिए भी हम लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मैं पूर्णिमा और अमावस्या के 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, ये 4 दिन का बीज डालने का टाइम मैं अच्छा मानती हूँ। इस टाइम में आप अपने बीज डाल सकते हैं। और पेस्टिसाइड के लिए भी आपको एकादशी से पूर्णिमा का टाइम और एकादशी से अमावस्या का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी कीट आकर वो देते हैं, एग्स अपने ले करते हैं, वो अमावस्या के दिन करते हैं। और आप समझिए कि वो एकादशी से जगह खोजने करते हैं, जैसे हम रेकी करते हैं कि हम घूमने जाना है तो कहाँ जाए, कौन सी होटल बुक करें, समथिंग लाइक दैट। वो भी अपने आकर देखते हैं कि क्या सेफ एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम अपने लिए अपने बच्चे को अपने एग ले कर सकते हैं। तो अगर आपने एकादशी से पूर्णिमा के बीच में या एकादशी से अमावस्या के बीच में पेस्टिसाइड स्प्रे किया है, तो बहुत सारे पेस्ट उसकी स्मेल से ही वहां पर अंडे नहीं देंगे। एक खास बात ये है कि जो भी हम केमिकल फ्री पेस्टिसाइड बनाते हैं, इससे हमारे पेस्ट मरते नहीं है, उससे सिर्फ भागते हैं। क्योंकि थोड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जो मेंटेलिटी है, हिंसा परमो धर्म, वो हमारे दिमाग में रहता है, तो हम उनको मारने के बजाय उनको भगाने में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए भी हमें फ्रीक्वेंट यूज फर्टिलाइजर की पेस्टिसाइड की करनी पड़ती है, जबकि हम केमिकल फ्री वाला पेस्टिसाइड यूज करते हैं। बहुत से लोगों को मिलीबग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉब्लम है मिलीबग लग गया, इसको क्या करें? तो एंजाइम इज अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर मिलीबग्स। आप अगर मिलीबग लग गया है अपने पौधों में, तो बहुत आराम से आप जो भी आपके पास एंजाइम है उसका स्प्रे करिए। आप जैसे रोज स्प्रे करिए जब तक कि आपका 1 हफ्ते में आपने ठीक किया है स्प्रे, तो 1 हफ्ते में आपका मिलीबग भाग जाएगा। आप उसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से नहला दीजिए और हाथ से उसकी पत्तियां भी थोड़ा सा रब कर दीजिए, सहला दीजिए उसको, जिससे कि मिलीबग आपका धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ये मेरा बहुत बार का आजमाया हुआ है कि अगर आपके पौधे में मिलीबग लग गया है बाई चांस, तो आप उसको एंजाइम से ट्रीट कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कर्ल वायरस में भी बहुत काम करता है एंजाइम, बट एक बार बहुत अगर स्ट्रांग हो गया तो उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने शुरू में अगर संभाल लिया तो कर्ल वायरस पे भी काफी काम करता है एंजाइम। मेरे ख्याल में मेरे को जितना बताना था मैंने काफी कुछ बता दिया है। अब नेक्स्ट पूर्णिमाशी इज ऑन 1 अक्टूबर। मतलब जो भी आप कैलेंडर में देखते रहिए, अगर आप बोलोगे तो मैं डाल दिया करूंगी ग्रुप में कि कब एकादशी है। एकादशी से पूर्णिमा के बीच में आप अपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। तो अपना जो रूटीन बनाएंगे वो उस हिसाब से बनाइए कि एकादशी से पूर्णिमा के बीच में आपको पेस्टिसाइड डालना है और इन बिटवीन का जो वीक होगा उसमें आपको फर्टिलाइजर डालना है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव। हाँ जी, ये क्वेश्चन में आप ये थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि जिस तरह जो मेन सीड्स आपने बताए कंटेनर्स में, ये स्प्राउटिंग तो ठीक है, बट जर्मिनेशन कितना टाइम लेती है और हार्वेस्टिंग का कुछ रफ अप्रॉक्सीमेट आइडिया अगर आप दे सकते हो तो। अगर हम पालक फैमिली की बात करें तो हमारा महीने से 1.5 महीने में ये सब तैयार हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और एक बार आपने जो बीज डाले हैं पालक के, धनिया के, मेथी के, कम से कम 4 हार्वेस्टिंग हम बहुत आराम से ले सकते हैं। तो आइडियली आई विल से कि अगर आपने 1.5 महीने में आपका तैयार हो रहा है और आपने 1.5 महीने और फर्दर उसको आपने हार्वेस्टिंग के लिए आपका टाइम है, तो एक जो बीज आपने डाला है वो 3 महीने आपको रहेगा आपके पास। तो आप एक बीज डालने के बाद पालक का, अगर आपके पास जगह है या गमले हैं, तो 1 महीने बाद दूसरा एक बैच तैयार कर लीजिए बीज का, पालक का, जिससे जब तक ये खत्म हो तब तक आपका वो बैच रेडी हो जाए। दिस इज ऑल लीफी वेजिटेबल वैरायटी। दिस इज बाय एंड लार्ज लाइक दिस कि 1.5 महीने में आपका हार्वेस्टिंग के लिए बहुत आराम से तैयार हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन दिस सन। 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम आप मान के चलिए, आप हार्वेस्ट कर सकते हैं इन सब चीजों। तो आप
2 पैच करेंगे तो आपका काफी मतलब पूरी विंटर्स का टाइम ऑलमोस्ट आपका निकाल देता है 2 पैच अगर आपके तैयार हैं तो। टमाटर वगैरह का जैसे आपको सबको पता है 1 महीना सीडलिंग तैयार होने में लगती है और 2 महीने तक वो भी आपको फ्रूट देता रहता है। आपको अगर और लंबा चाहिए तो फिर आप उसका एक बैच फिर 1 महीने बाद और डालिए, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस एंड आपकी जितनी गमले हैं आपके पास, आप जितना मेहनत कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लाइक आवर किड्स, उनको बहुत मेहनत चाहिए। इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमारे पास टाइम है तो हमने आज जाकर पौधों की गुड़ाई कर दी, कल हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पानी भी नहीं दे रहे हैं। वो पौधों के साथ नहीं चल सकता। आपने अगर सब्जी के पौधे लगाए हैं तो यू हैव टू बी रेगुलर विद देम, यू हैव टू गिव योर टाइम, लव, अफेक्शन, एवरीथिंग टू देम। दे कैन अंडरस्टैंड कि आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 2 गमले आप साथ साथ रखिए, एक को आप अच्छे मन से पानी दीजिए और दूसरों को बोलिए क्या पानी भी देना पड़ रहा है रोज रोज, ये काम भी मेरे ही जिम्मे है, तो देखिए दोनों की ग्रोथ में कितना फर्क पड़ेगा। अच्छा, दिस इज फैक्ट, आई एम नॉट जोकिंग। I agree. We've tested it out ना। जी, तभी तो कहते हैं गाना सुनाइए, सब कुछ करिए, तो गाना उससे भी सुनाइए, बड़ा सब फर्क कुछ है। करिए। आप शाम के टाइम में अगर जाकर अपने पौधों के पास शंख बजाते हैं या घंटी बजाते हैं तो उससे भी जर्म्स काफी हद तक आपके कम लगेंगे। दे डोंट लाइक दैट नॉइज, दे विल नॉट कम टू योर प्लांट्स। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग न्यूज। इंदु जी, एक ये बात बताइए, जो आपने बताया कि आप पालक और उसका जो बन जाता है आप 2-3 दफा हार्वेस्ट कर सकते हैं एक बैच से। अब उसी तरह ये जो बैंगन वगैरह हैं, इज इट अ वन टाइम ग्रोथ और या आपका वो बैंगन का प्लांट 2 सीजन निकाल सकता है? 2 सीजन नहीं, 4 सीजन निकालता है। ओके। 2 साल रहता है बैंगन का पौधा। अपने अक्टूबर में अगर फ्रूट ले लिया उसके बाद कटिंग करिए और जब उसके मार्च और अक्टूबर 2 टाइम आप उसको ट्रिम करिए तो आपका ठीक वो चलता रहता है। डिपेंडिंग, जब आपका फ्लावर अच्छे से, फ्रूटिंग अच्छे से हो गई उसके बाद एक बार आप उसको अच्छे से उसकी छटाई कर दीजिए। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि हम वो पेस्टिसाइड्स का आप एक दफा थोड़ा सा फिर से 1 बाय 1 समझा देंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं लोग। क्या चीज का? पेस्टिसाइड्स जो आपने बताया, नेचुरल पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्टिसाइड तो मैं आपको मतलब अब ये करने के लिए बाकी कोर्स करना पड़ेगा। वो नहीं, वो लंबे में मत जाइए, जो डिटेल्स हो जाता है, बट बेसिक जैसे नीम का पानी है, बेसिक, हाँ, जैसे अगर आपके पास कुछ नहीं है तैयार, आपने कुछ नहीं करा हुआ तो आप नीम का पानी यूज कर सकते हैं। वन थिंग इज दैट आप मिर्च और लहसुन और नीम एक साथ उबाल लीजिए, उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए, अगले दिन उसको स्प्रे कर दीजिए। पर उसको आप एक दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। आपने आज रात को अगर उबाला है तो कल सुबह कर दीजिए, और सुबह उबाला है तो शाम को कर दीजिए। डोंट कीप इट, डोंट यूज स्टेल वंस। आपने उबाला है, उसको उबालकर आप उसको स्प्रे कर दीजिए। ओके। उसके बाद आप ऐश यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई और पेस्टिसाइड नहीं है तो। जब आप वाटर कर रहे हैं पौधों को अच्छे से स्प्रे से नहलाकर और उसके ऊपर आप ऐश डाल दीजिए, तो वो भी आपका पेस्टिसाइड की जैसे प्रोटेक्ट करती है पौधों को। देन गौमूत्र यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पेस्टिसाइड बना हुआ नहीं है। 1 लीटर में आप 50 ml गौमूत्र डालकर आराम से स्प्रे कर सकते हैं। अगर कीड़ा ज्यादा लग गया है तो आप 100 ml तक भी डाल सकते हैं, बट दिस स्टिंग्स। तो उस टाइम करिए, शाम के टाइम कर दीजिए कि कोई छत पे नहीं जा रहा या कोई बाहर नहीं जा रहा, तो इसको के सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। बट दिस इज ऑल्सो गुड पेस्टिसाइड। आपने अब जैसे बताया, अगर गार्लिक लगा लें पौधों के साथ तो गार्लिक या ना मिले, बट इट एक्ट्स एज अ पेस्टिसाइड फॉर द अदर प्लांट्स। उसी तरह कुछ और 1-2 प्लांट्स होंगे जो आप गार्लिक के अलावा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मेरे को इफेक्टिव लगता है, 1 इज गेंदा, हाँ जी, 1 इज तुलसी या बेसिल, एंड आप सौंफ भी लगाएंगे तो उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी काफी कुछ बचत हो जाती है। सौंफ भी लगा सकते हैं आप। सौंफ लेकिन आप छोटे गमले में नहीं लगा सकते, उसको आपको 10 से 12 इंच का गमला चाहिए। आपको वो क्रॉप भी देगा और आपको पौधों को प्रोटेक्शन भी देगा। तो आप 1-2 गमले सौंफ के भी रख सकते हैं। अच्छा, जैसे टेम्परेचर्स इस वक्त हाई हैं, मगर अगर आप गार्डनिंग कैलेंडर्स देखें तो सब कहते हैं कि आप इस वक्त टमाटर लगाइए, कॉलीफ्लावर वगैरह लगाइए तो हो जाएगा। बट आपके अपने एक्सपीरियंस से
क्या टेम्परेचर, मतलब ऑफ हैंड, मतलब ज्यादा डिटेल वाली बात में नहीं जाते, बट कि जनरल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जैसे फ्लावर्स के लिए तो अभी भले जो मर्जी कहें कि हाँ पौध लग सकती है, बट प्रैक्टिकली डजंट वर्क आउट अनलेस यू हैव अ ग्रीन हाउस पे। तो आप Same किस thing. तरह, क्या टेम्परेचर का आप बताएं कि क्या बेसिक एक पैरामीटर बता दीजिए, डे और नाइट टेम्परेचर तकरीबन कितना होना चाहिए फॉर देम टू एक्सपेरिमेंट? मैंने कभी ऐसे टेम्परेचर वाइज नहीं ध्यान दिया. दिस टाइम आई विल मेक इट अ कैलेंडर एंड लेट यू नो बाद में. बट जैसे हम जब फूलों का सीडलिंग लगाते हैं ना, दैट इज एग्जैक्ट टाइम जबकि हमें वेजिटेबल्स का भी लगाना होता है. बट आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंट. मैंने 2 बार मेथी के बैच डाल दिए अभी तक. 2 बार का तो फ्लॉप था. इस बार आधी सीडलिंग जर्मिनेट सारी हुई, पर खड़ी आधी ही हो पाई. तो अब जो टाइम आएगा उसमें मे बी और बेटर रिजल्ट आएगा. वी शुड कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. क्या जा रहा है, हमारे थोड़े से बीज ही तो जा रहे हैं. हमारे पास टाइम है, हमारे पास जगह है, तो वी शुड कीप ऑन ट्राइंग. बीज से अगला क्वेश्चन है, सोर्सेज बता दीजिए देसी सीड्स के लिए कुछ. देसी सीड्स के सोर्स अगर आपको मार्केट से लेने हैं तो पंजाब बीज भंडार इज द मोस्ट रिलायबल अकॉर्डिंग टू मी. माय एक्सपीरियंस इज गुड विद हिम. उनके बीज अच्छे हैं और काफी देसी हैं उनके बीज. उनकी बीटरूट के बीज बहुत बढ़िया हैं. पंजाब बीज भंडार कई बार बीज की दुकानों पे मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं उनके बीज. और अदरवाइज में बहुत सारे जो फार्मर्स को जानते हैं उनके बीज के, मतलब मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूंगी ग्रुप में. आप ग्रुप में दे दीजिएगा, ग्रुप में वो डाल कोरियर कर दीजिएगा. देते हैं, आप उनसे मंगा सकते हैं. ठीक है. एड्रेस शुभ्रा जी, अब उन्होंने कहा नर्सरी में मिल जाते हैं आराम से जो बीज भेजते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा पंजाब बीज भंडार. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदु जी, एक मिनट में पढ़ के बताती हूँ आपको. गोविंद का ओए धनिया एलैबोरेट करिए. एक कहते हैं हमारा धनिया नहीं जर्मिनेट कर, स्प्राउट नहीं कर रहा. और टोमेटोज के लिए क्वेश्चन है कि उसकी वाटरिंग कितनी करनी चाहिए. टोमेटो से मुझे ध्यान आया कि एक वो जो बॉटम एंड रूट टाइप प्रॉब्लम हो जाती है. So how do you tackle that? So dahi is the best option for that. खट्टा दही is best option for your root जो डैमेज होती है, आपकी सड़न हो जाती है या फंगस लगता है. खट्टा दही का स्प्रे भी आप महीने में एक बार कर सकते हैं एज ए पेस्टिसाइड. अगर आपके पास और कुछ नहीं है तो खट्टा दही, उसमें आप एक कॉपर और डाल दीजिए, कॉपर का कॉइन डाल दीजिए, कॉपर का लोटा डाल दीजिए आपके कंटेनर में, या कॉपर के कंटेनर में दही रख दीजिए. देन इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अ गुड पेस्टिसाइड. ओके, अब एक जिस तरह से धनिया की प्रॉब्लम जरा सॉल्व कर दीजिए. धनिया मैं दोबारा बताती हूँ. मैंने शुरू में बताया था, फिर मैं बता देती हूँ दोबारा से. धनिया आप अच्छी जगह से लीजिए, बहुत पुराना धनिया मत यूज करिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देसी धनिया अगर किसी को चाहिए, नोएडा के ही लोग हैं, मेरे पास बहुत है धनिया का बीज, आप लोग ले लो, ट्राई करो. मेरा तो अच्छा निकलता है. हो सकता है आपसे भी हो जाए. धनिया को आप पहले बेलन से स्प्लिट कर लो. टाइमिंग बता दीजिए, नहीं तो सवेरे से शाम तक घंटी बजेगी. हाँ, फोन करके आइए जब भी आना है. मैं किस टाइम घर पे रहती हूँ मेरे को भी खुद ज्यादा पता नहीं रहता, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, फोन करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और धनिया पहले तो बोलते थे मोचड़ी से उसको करते थे, जो चमड़े की जूती होती थी उससे पहले उसको स्प्लिट करते थे, पर हम बेलन से करने लग गए अब. और करके उसको एक लूज पोटली में बांधिए. इतना टाइट मत बांधिएगा कि पानी अंदर न जा पाए. थोड़ा लूज पोटली में करके उसको ओवरनाइट डिप कर दीजिए पानी में, और अगले दिन उसको बीजामृत से करके ट्रीट. और फिर उसको बीजामृत है, पंचगव्य है, व्हाटएवर आपके पास है अवेलेबल. हम लोग शायद इसको अवेलेबल भी कराने वाले हैं थोड़े दिन में. जिसको चाहिए हमसे ले सकते हैं ये सब चीजें. तो आप उसमें करके सोख और फिर छाया में सुखा लीजिए उसको. एक बार अच्छे से सूख जाए कि आपकी मिट्टी में चिपके नहीं, गीला नहीं होना चाहिए जब आप मिट्टी में डाल रहे हैं. तो एक लेयर आप खाद के बाद उसको बीज को अच्छे से बुरक दीजिए. धनिया थोड़ा सा ज्यादा भी आप डालिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जर्मिनेशन रेट 100% नहीं होता धनिया का. और उसके बाद आप उसको दोबारा एक छनी हुई खाद से कवर करके उसको ढककर छाया में रखिए. अगर अच्छे से पानी दिया हुआ है तो 2-3 दिन डिस्टर्ब मत करिए. जैसे हम उसका एडेनियम का बीज उगाते हैं, प्लास्टिक में बांध देते हैं, हमें सिखाया गया था गमले को, बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो 1 हफ्ते तक पानी नहीं मांगेगा आपका पौधा, और तब तक वो जर्मिनेट करने के लिए काफी तैयार हो जाता है. दूसरा ये है कि स्पेशली क्वेश्चन तो उन्होंने टोमेटो की वाटरिंग के लिए दिया है, बट वेजिटेबल्स के लिए
देखिए वही मैं पूछने लगी थी कि इज देयर अ पर्टिकुलर टाइम, सुबेरे देना है या शाम को देना है, थोड़ा थोड़ा देना है या एक दफा भर के देना है फिर 2-3 दिन नहीं देना, कोई टेक्निक? पानी देने का तरीका सबका सेम है, जैसे हम फूल के पौधों को देते हैं एग्जैक्टली एक बार भर के पानी दीजिए अच्छे से, पानी नीचे से निकल जाए तब तक आपको पानी देना है। दूसरी बार आपके पौधे की रिक्वायरमेंट आपको खुद पौधा बताएगा, विलास आपके पत्ते ड्रूप कर रही है, आप पौधों को पानी दीजिए, नहीं कर रही है मत दीजिए। ओवर वाटरिंग से भी पौधे मरते हैं, खाली कम वाटरिंग से पौधे नहीं मरते, और ओवर वाटरिंग से जब पौधा मरता है उसको हम बचा नहीं सकते, कम वाटरिंग वाला पौधा फिर भी बच जाता है। और मल्च करके रखेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट और कम होगी। गोभी वैरायटी के फैमिली को ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, दे लाइक मॉइस्चर, मतलब थोड़ा नम जगह उनको पसंद है। अच्छा, टमाटर को ऐसा कुछ नहीं है, टमाटर नीड्स नॉर्मल वाटर, बट दे आर उसको हेवी आप सीडर्स, एक्शेल्स दे सकते हैं, एक्शेल का पाउडर दीजिए उसको। केले का एंजाइम है तो वो दीजिए, केले का एंजाइम है तो केले का छिलका पीस के उसका स्लरी बनाकर दे दीजिए। दे नीड ऑल, दे लव ऑल दिस, दे आर हेवी सीडर्स राइट, टोमेटोज एंड बैंगन एंड। आप उसको ऐश का स्प्रे करते रहिए, बीच बीच में छिड़क दीजिए, मिट्टी में भी गमले में भी, तो आपके कीड़ों की काफी समस्या उससे कम हो जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एंजाइम अगर कोई बनाना शुरू करेगा तो 90 डेज लग जाएंगे, तो Yes. उसका ऑल्टरनेटिव जो हम लोग नेट पे देखते हैं या सुनते हैं कि आप अपनी सब्जियों के छिलके या दूसरे छिलके मिक्सी में ग्राइंड करके पानी डाल के डायरेक्टली दे सकते हैं, या उससे फंगस लगने का डर रहता है ज्यादा? That is slurry, that is not enzyme. नो ना, आई एग्री, Slurry is perfectly all एंजाइम तो right. 90 डेज ले गया ना, अगर आज हाँ। बनाना शुरू करें, सपोज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम और वी हैवंट मेड एंजाइम, हाँ, slurry is ऑल्टरनेटिव स्लरी का काम इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं। सही है, पर अगर आप गमले में दे रहे हैं तो आप छान कर दीजिए, that is वंस एंड प्रपोर्शन बताएंगे? प्रोपोर्शन अब क्या चीज का डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, क्या चीज आप डालोगे। एंजाइम अगर डाल रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ml पड़ेगा। अगर स्लरी आप बना के डाल रहे हैं तो अगर आपने 4 केले का छिलका सपोज पीसा है तो उसमें कम से कम आप 5-10 लीटर पानी तो डालोगे, उतना तो चाहिए आपको। आप म्यूट पे हो। पल्लवी गुप्ता पूछती हैं कि इज इट वुड एश और काउ डंग एश और कोल एश? एनी ऐश इज गुड ऐश, हम तो अग्निहोत्रा ऐश यूज करते हैं, दैट इज द बेस्ट। पर अदरवाइज आपको जो मिलती है पेपर ऐश नहीं यूज करके बाकी कुछ भी ऐश यूज कर सकते हैं। ओके, और पोटैश वैसे जो दूसरी वाली होती है मार्केट वाली, वो तो केमिकल है ना, दैट शुड नॉट बी यूज्ड। हम तो नहीं रिकमेंड करते हैं। अच्छा, टेस्ट अपने पास नेचुरल बहुत कुछ है करने के लिए, आप केला यूज करिए, केले का एंजाइम यूज करिए, आप ऐश यूज करिए, बहुत चीज है जिसमें आप कर सकते हैं। ओके, आप चूना भी यूज कर सकते हैं वंस इन अ वाइल फॉर योर टमाटर फैमिली ऑफ सीड्स। लाइम वाटर, क्या आपने बताया? लाइम वाटर। लाइम वाटर, उससे क्वेश्चन है नींबू लाइम के, मीन्स नॉट नींबू, लाइम मीन्स चूना। नो दैट पार्ट आई अंडरस्टूड, बट लाइम का कनेक्शन आ गया है। क्वेश्चन है नींबू के पे नींबू उगाने का किसी ने पूछा, बट दैट इज टोटली डिफरेंट इशू राइट नाउ, राइट? उसने उन्होंने सिर्फ ये पूछा नींबू का बताइए। नींबू का क्या बताए, क्वेश्चन तो पूछिए। चलिए मैं पूछती हूँ, जिन्होंने भी लिखा नींबू का बताइए, जरा क्या पूछना मांगते हैं ये बता दीजिए। ग्रोइंग नींबू, अच्छा दूसरों ने नूतन जी जो हैं वो कहती हैं रेडिश सीड्स एंड कैरेट सीड्स जर्मिनेटेड ट्वाइस बट देन डाइड, हैव ग्रोन अभी अगेन। सीजन सही नहीं है, अभी सीजन सही नहीं है, टेम्परेचर जरा हाई ज्यादा है, एक्चुअली दैट्स द वेट प्रॉब्लम। फॉर अनदर 15 days, एवरीथिंग विल बी गुड। ग्रेटर नोएडा से अंजलि जी पूछती हैं कि प्लीज सजेस्ट सम वेजिटेबल्स फॉर सेमी शेड। आपने ग्रीन्स तो बता दिए, बट आर देयर एनीथिंग एल्स दैट दे कैन लुक एट?
विंटर्स में ग्रीन्स के अलावा और कुछ भी होना थोड़ा मुश्किल है। समर्स में फिर भी होती है, आप हल्दी लगा सकते हो, अदरक लगा सकते हो, पर विंटर्स में तो आप ग्रीन्स के अलावा और कुछ शेड में नहीं लगा सकते। नहीं, सेमी शेड में नहीं लग सकेगा ना, ठीक है। ओके, कम से कम 4 घंटे की धूप कम से कम तो चाहिए ही चाहिए। आप ग्रुप में पूछ रहे हैं कि अच्छा, वो कह रही है फंगस इन नींबू ट्री, उसको कैसे हैंडल करना है? फंगस इन नींबू ट्री तो आपको तांबे वाला तो दही यूज करिए ही करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तांबे के कंटेनर में आप दही डालकर 15 दिन छोड़ दीजिए, फिर उसको आप डाइल्यूट करके यूज करिए। आपके पौधों में बहुत खराब से खराब फंगस उससे क्योर हो जाता है। Okay. That is very good fungicide. Is there any kind of a calendar that you could share on the group for the members कि सितंबर का तो मैंने बोल दिया, अक्टूबर या नवंबर में जो थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है सब्जियां क्या लगाने, वेजिटेबल सब्जी क्या लगाएं? ठीक है, आई विल शेयर इट। ग्रेट। अब विवेक, कैन वी हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ प्लीज? नेक्स्ट आपका इस सेशन जो है ना, आपको शेयर करना पड़ेगा। अगर कोई YouTube वीडियो भी है, अपना लिंक भेजिएगा ऑन हाउ टू मेक एंजाइम्स। हाउ टू मेक एंजाइम तो 2-3 बार हो गया फ्लोरिकल्चर में, 3 बार तो कर दिया मैंने। ऐसे सब रिपीट एग्जाम ले रहे हैं। अब कंपटीशन है ना, सो एवरीबॉडी हैज टू वेक अप एंड प्रोड्यूस द रेशियो चाहिए तो अभी मैं 5 मिनट बता देती हूँ, जिनको शुरू करना है वो कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट फोटोग्राफ खींच लें, हाँ जी, so that we have it on record. Thank you, Vivek. So as a bonus to Induji's session on growing vegetables, she's telling you how to do enzymes. If you haven't still noted it down, please do. इसके बाद हम नहीं करेंगे, right Induji? बहुत हो गया। yes, कॉपी पेन लिख लीजिए, पेंसिल लेके लिख लीजिएगा। yes. And by the way, whoever watches this video on YouTube eventually, do like the video. You know, there are so many views but hardly any likes. So members, requesting you that do like your videos, do subscribe to your channel, and so that we have more and more videos put up and more mileage out of it. Okay, Induji, I can see paper and pencil even in Madhuji's hand. So let's go. ये इसके लिए हमको 2 चीज ही चाहिए सिर्फ, गुड़ और फल सब्जी के छिलके, और एक बोतल जिसमें आप डाल सकते हो। हाँ, वो बोतल आपको चाहिए पेप्सी की बोतल 2 लीटर वाली, जिसमें हील्स होते हैं। बिस्लरी 1 मिनट में डिस्टर्ब इंदु जी, आप एक अंडर प्रिपरेशन और एक रेडी वाला एंजाइम की बोतल मंगा के दिखा देंगे प्लीज इस वक्त? हाँ, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, मैं भी लेके आती हूँ। Nutan ji, this was announced at least 1 week ago. आप पूछ रहे हैं when was this meeting announced? This was announced 1 week ago. There was a suggestion this time that after this session is over, we will be having a competition on growing vegetables in containers, starting today. अभी इंदु जी से पूछ लेते हैं कि किस महीने में he thinks they should be ready. So then we'll have a Zoom session on that day. It may not be a Saturday, but we'll have a Zoom session to see, and Indu ji will be judging the vegetables as grown. Some people are disqualified from the start itself. Others are most welcome to join. And I'm one of those disqualified ones, so I shall be also walking with a pen and pencil behind Indu ji when she's inspecting your online inspection of your pots are going. चलिए आप दिखाइए। तो एंजाइम के लिए आपको चाहिए एक बॉटल, आइडियली जो हील वाली बॉटल होती है। बिस्लरी की बॉटल में इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि कई बार वो प्रेशर ले नहीं पाती और उसका ढक्कन अपने आप खुल जाता है प्रेशर से, तो बहुत बॉम्ब ब्लास्ट के जैसे उसमें आवाज होती है और आपकी छत सारी पेंट हो जाती है। मैं भुगती हुई हूँ 1-2 बार। तो इसके लिए आपको ऐसी एक बॉटल चाहिए। मिक्सी में पील्स बिल्कुल नहीं आप काटेंगे, छोटे छोटे काटिए जिससे इसके मुंह में चले जाए। आपको चाहिए 100 ग्राम गुड़ फॉर दिस साइज ऑफ बॉटल, 2 लीटर बॉटल। 100 ग्राम गुड़ चाहिए, 300 ग्राम फल और सब्जी के छिलके, दोनों मिक्स करके आप ले सकते हैं।
कोई एक पर्टिकुलर का बनाना है तो वो भी लग सकते हैं। आपके अपने पूजा के फूल जो आपने चढ़ाए थे आज, वो भी शाम को यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज ड्राई नहीं चाहिए, सब में जूस कंटेंट होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज में धुले हुए फल सब्जी के छिलके होने चाहिए। इसलिए कई लोग आलू के लिए मना करते हैं कि मिट्टी उसके साथ ना आ जाए। इसके लिए जो चीज नहीं चाहिए वो है प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका और अंडे का छिलका। ये 3 चीज हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी चीज इसमें डाल सकते हैं, बशर्ते वो धुली हुई हो। सब्जियां सब हम धो के ही यूज करते हैं। फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, मिट्टी नहीं जानी चाहिए इसमें। आपने इस बॉटल में 100 ग्राम गुड़ डाला, 300 ग्राम छिलका डाला और 1 लीटर पानी डाला। बॉटल एयर टाइट होनी चाहिए। आप पलट कर देखेंगे तो पानी उसमें से लीक नहीं होना चाहिए, दैट इज द ओनली साइन। आप बड़े मुंह का भी ले सकते हैं, बट वो बहुत सॉफ्ट, मतलब नरम वाला प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्टडी होना चाहिए। और पलटो तो पानी गिरना नहीं चाहिए। मधु जी, आपकी बिस्लरी की बॉटल ब्लास्ट हो सकती है, बी केयरफुल। तो आप इसको 12 घंटे में खोलिए 24 घंटे की जगह। अब जब आपने इसको छोड़ा है तो इसको, इसमें आज सुबह मैंने खोला था तो इतनी नहीं होगी, फस बन जाती है। जैसे आप इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है, आ रही है ऊपर। आज सुबह खोली थी इसमें ज्यादा नहीं आ रही है, नहीं तो ऊपर तक घट जाती है। इतनी जगह होनी चाहिए, इतना यहाँ तक भी हो तो चलेगा, उससे ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना चाहिए क्योंकि उसको गैस के लिए जगह चाहिए। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप धूप में नहीं रख सकते। कोई ऐसी जगह मत रखिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती हो। डार्क पिच कमरा नहीं चाहिए, पर डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। बनने में 3 महीने लगेंगे इसको। फर्स्ट 3 वीक्स बहुत गैस बनेगी, डेली उसको खोलना है आपको। और उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप फील करके देखेंगे। तो जैसे अभी हमने खोली है तो ये ऐसे दब रही है, उस टाइम वो सॉलिड होगी। जैसे पेप्सी की बोतल हम खरीद के लाते हैं तो दबती नहीं है, बिल्कुल वो वैसी हो जाती है, तब आपको उसकी गैस निकालनी है। 24 घंटे में एक बार शुरू में 3 वीक निकालनी है। उसके बाद एज एंड व्हेन यू फील इट इज टाइट तो आप उसको निकाल दीजिए। These are 2 very main important things. कोई भी चीज आप मिक्सी करके नहीं डालेंगे, that is the third thing. कोई भी चीज सड़ी हुई नहीं डालेंगे इसके अंदर। ओवर राइप डाल सकते हैं, केला ज्यादा राइप हो गया आपका, आपका खाने का मन नहीं कर रहा तो वो आप डाल सकते हैं, पर कुछ भी जो कि सड़ गया है या एकदम सूख गया है वो मत डालिए। और जब आपका तैयार हो गया तो आप उसको छान लीजिए, छान के बॉटल में रखिए। जो बॉटल बना रहे हैं उस पे भी डेट एंड टाइम लिखिए, क्या चीज का बना रहे हैं। मैं आपको बताना भूल गई, केला इज वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, गेंदा इज वेरी गुड पेस्टिसाइड अगर एंजाइम बना रहे हैं तो। आम इज वेरी गुड पॉलिनेटर। गर्मियों में जैसे अभी आपकी घिया तोरी पे पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो आम का एंजाइम आप स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे पॉलिनेटर का काम करेगा आपके लिए। आपकी बीज वगैरह इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होके आएंगी। आप अदरक, मिर्च, लहसुन, नीम, इन सब का एंजाइम बनाएंगे तो ये पेस्टिसाइड के जैसे काम करेगा। सॉरी, अदरक नहीं चाहिए, नीम, लहसुन एंड मिर्च, दे आर ऑल माइल्ड पेस्टिसाइड, दे आर नॉट रियली पेस्टिसाइड। पर अगर आप इसको स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी पेस्ट की प्रॉब्लम कुछ हद तक कंट्रोल में रहेगी। तो जो भी मगर एंजाइम बनाएंगे उसमें सिट्रस फ्रूट एक डालना जरूर। हर बॉटल में एक केले का छिलका और एक नींबू का छिलका या कोई भी सिट्रस फ्रूट का छिलका होगा तो बहुत अच्छा है। आप खाली नींबू का, खाली गेंदे का, ये सब भी बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इसकी कोई एक्सपायरी डेट है या कैन स्टे? इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ओल्डर इज द बेटर। पूरा एक साथ छान के मत रखिए। आपकी जो बॉटल आपने अगर 8-10 बॉटल बना लिए तो एक बॉटल बनाइए, एक छानिए, वो जब खत्म हो जाए तो दूसरी बॉटल बनाइए। क्योंकि तो जब तक आपका रेसिड्यू उसके अंदर है उसके माइक्रोब्स एक्टिवेट रहते हैं। आपने जब उसको छान कर एक बार अलग कर दिया तो उसका प्रोसेस वहीं रुक जाता है। छना हुआ जो आपका रफेज बचता है दैट इज ऑल्सो अ मैन्योर। आप उसको कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं, उसको मिक्सी में पीस के एक बाल्टी पानी में डाल के गमलों में डाल सकते हैं, उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर बारिश के टाइम रख सकते हैं। इसको हाउस होल्ड के भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। दीपा जी के पास इसका होगा पैम्फलेट, वो शेयर कर देंगे आपको। मैं डाल दूंगी जो आर्टिकल था उसका। एनी अदर क्वेश्चन नाउ दैट शी हैज एक्सप्लेन्ड? तो अभी सुमिता जी पूछ रही है, सजेस्ट 4 years germinated now. कितनी बड़ी हो गई है?
सुमिता जी कितनी बड़ी हो गई है? दूसरा ये जब तक वो लिखती हैं एंजाइम का रेवोल्यूशन बताना मैं भूल गई। 1 ml एंजाइम इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज थंब रूल। पेस्टिसाइड की जैसे अगर यूज कर रहे हैं तो 5 ml तक जा सकते हैं। ओके, फोलियर स्प्रे के लिए आपने बताया हुआ 1 ml to 1 लीटर, राइट? और हाँ, थंब रूल है वो हर चीज के लिए 1 ml to 1 लीटर ही है, चाहे आप घर में यूज कर रहे हैं, पोचे में यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज में। देयर इज अ फिर वही टोमेटो सैपलिंग के लिए क्या इंक्वायरी है? एक मिनट जी। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है, हाउ बेनिफिशियल इज यूजेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट इन वेजिटेबल्स एज वी आर प्रोड्यूसिंग आवर वर्मी कंपोस्ट? ये आप अपने घर की है आपके तो बहुत अच्छी है, अदरवाइज हम होम कंपोस्ट सबसे प्रेफर करते हैं। आपके घर का कूड़ा आप अपने घर में यूज कर लेते हैं और उससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें सब तरह के विटामिन हैं आपके। इट इज बेटर देन काउ डंग ऑल्सो। बट अगर नहीं है तो जो आपके पास लगता है कि जेन्युइन है, सबसे अच्छी सड़ी हुई है, वो अच्छी है। डॉक्टर साहू, ममता साहू ने टोमेटो सैपलिंग, कहाँ वो कहती है, माय टोमेटो सैपलिंग्स आर टर्निंग येलो, दे आर एट 8 लीफ स्टेज। बहुत बड़ी हो गई है आपकी सीडलिंग्स में भी, इसलिए हो रही है। आप उसको ट्रांसप्लांट करके देख लीजिए, अगर अभी बच सकती है तो फोटो डालिए, अदरवाइज। और एक पूछते हैं कि अब इनकी हल्दी जो है स्प्राउट कर गई और 6 इंच लीफ है क्या? एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं फिर से। 6 इंच लंबे लीव्स हो गए हैं, तो उसका क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? अभी तो उसको नहीं निकाल सकते, उसका हल्दी भी तो सीजन हमारी नहीं है। 6 फीट की हो गई है, अब आप 6 इंच की बात कर रहे हो। लगाने का It is समय as क्या? tall as me now. बट व्हाट इज द करेक्ट टाइम अगर फॉर? आपकी उग गई है तो आप उसको हटाइए मत, उसको पड़े रहने दीजिए, बस मार्च से पहले नहीं निकलेगी। तोरी का तो सीजन अब खत्म हो रहा है। नहीं इंदु जी, वो क्वेश्चन वही छोटी तोरी पे ही है कि 3 इंच की तोरी है तो तोरी उसका 3 इंच की है या पौधा 3 इंच का है? तोरी कह रही है, तोरी पौधा 3 तो इंच के रहने दीजिए, जब तक फल आ रहे खाइए। मगर पौधा 3 इंच का तो फिर पौधा 3 इंच का है तो लगा कर देख लीजिए, आपके पास जगह स्पेयर है तो नथिंग रॉन्ग। अगर लेट वैरायटी है तो फ्रूट करेगा। मगर तब तक रेडी हो जाना चाहिए ना, अगर जगह नहीं है, पॉट्स में उगा रहे हैं जगह तब। है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जगह है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है विवेक जी, कैन वी हैव द सर्टिफिकेट? इंदु जी, आपने इतना बढ़िया बताया, इतना समझाया। सबको सब कुछ आता था इतनी Sure. नहीं आता नहीं था, तभी इतना क्वेश्चन इंटरेस्ट से पूछ रहे हैं। तो अब आप ये डेट बता दीजिए, हम किस दिन इनका चलेंगे देखने पॉट्स की डेट, या हम ग्रुप में डाल देंगे कि इस दिन जनवरी इंस्पेक्शन। फरवरी के पहले तो मतलब मार्च अक्टूबर एंड से ठीक प्रॉपर जर्मिनेशन शुरू होता है। So February we shall go inspect there, do तो an मतलब online आप inspection. देख लो, जनवरी फर्स्ट वीक से कभी भी कर सकते हो, Oh great. डिपेंड किसने कब लगाया। Thank you so much. आपने इतना अच्छी तरह से समझाया. People are very excited about it, and the society shows their appreciation with this आई एम small सो थैंकफुल certificate. फॉर द सर्टिफिकेट, हाँ जी. ऑनर्ड। आप हमको आप थोड़ा सा कांटेक्ट भेजेंगे देसी सीड्स का ग्रुप यस में, और एक छोटा सा कैलेंडर जो 1-2 महीने में, अगले 2 महीनों में सब्जी क्या लगा सकते हैं. यस यस बिल्कुल। थैंक यू सो मच. थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू वंस अगेन. कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप तो ग्रुप में है ही, आपको फट पकड़ लिया जाएगा. हाँ जी हाँ जी। थैंक यू. बाय 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 बाय. Thank you, everyone. बाय.